रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की फर्स्ट फीमेल डीजीपी हैं। बहुत कम महिलाओं को आपने शीर्ष पदों पर जाते हुए देखा होगा। जो अक्सर हम बात करते हैं ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग मतलब एक ऐसी दीवार जो दिख नहीं रही है लेकिन है, जिसकी वजह से महिलाओं के अगेंस्ट बायसनेस होती है और उनको शीर्ष पदों तक यानी टॉप पोस्ट पर प्रमोट नहीं किया जाता। जैसे देखो, अभी तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रही हैं, कोई भी महिला कैबिनेट सेक्रेटरी के पोस्ट पर नहीं पहुंची हैं। लेकिन देखो, अब धीरे धीरे भारत बदल रहा है और ऐसी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, क्योंकि मीनवाइल मैं खबर पढ़ रहा था, हिमाचल प्रदेश में भी एक महिला को अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि वहां के डीजीपी का ट्रांसफर किया गया था हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो फिलहाल के लिए एक महिला को ही कार्यकारी डीजीपी के पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। तो यह भी सुखद खबर है। लेकिन देखो, ये खबर पढ़ते पढ़ते ना एक और चीज का एहसास हुआ कि कितना पॉलिटिसाइजेशन होता है ब्यूरोक्रेट्स का। रश्मि शुक्ला को ना, ये शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, इन तीनों दलों की सरकार थी ना, तब ना रश्मि शुक्ला के अगेंस्ट केस दर्ज किए गए थे 3 आरोप। इन पे ये था कि 2015 से 2019 के बीच में, तब रश्मि शुक्ला स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की हेड थी और इनके कहने पर एनसीपी, कांग्रेस के लीडर्स के फोन टैप किए गए थे इलीगल ढंग से। जैसे देखो, संजय राउत शिवसेना के, एकनाथ खड़से, नाना पटोले कांग्रेस के, इन सभी लीडर्स के फोन टेप हुए थे और इसके लिए जिम्मेदार है रश्मि शुक्ला। इसलिए केस दर्ज किए गए काफी सारे। लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुई, बीजेपी की सरकार आई, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, इनके खिलाफ सारे केसेस ड्रॉप कर दिए गए। एक केस हालांकि सीबीआई को सौंपा गया था और सीबीआई ने भी क्लोजर रिपोर्ट दे दी कि केस में कुछ नहीं है। मतलब सारे केसेस इनके खिलाफ खत्म हो गए और अब इनको एज ए डीजीपी अपॉइंट किया जा रहा है। 6 महीने के लिए डीजीपी रहेंगी। तो मतलब कितना ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन है। एक सरकार आती है, इनको डीजीपी की पोस्ट पर लेके आती है, और दूसरी सरकार आती है, इनके खिलाफ केस दर्ज करवाती है। देखो, ब्यूरोक्रेट्स का इस प्रकार से पॉलिटिसाइजेशन गलत है। मतलब ब्यूरोक्रेट्स अगर पॉलिटिकल पार्टीज के फेवरेट्स हैं ना, तो फिर इसी इकोसिस्टम में तो करप्शन होता है, इसी इकोसिस्टम में फिर गैर कानूनी ढंग से सरकार में काम होते हैं। यह संविधान के लिए सही नहीं है। आप बताइए, आपकी क्या ओपिनियन है? इस प्रकार से ब्यूरोक्रेट्स को पॉलिटिसाइज किया जाता है इस मुद्दे पर। डेट आज की 5 जनवरी 2024 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे सरकार ने स्मार्ट फेंसिंग जो इस्टेब्लिश करने का निर्णय लिया है, उससे फ्री मूवमेंट रेजीम किस प्रकार से प्रभावित होगा, यह हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल नैम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट से संबंधित है। नैम का समिट ऑर्गेनाइज होने वाला है जनवरी में। और तीसरा आर्टिकल यहां पे हिंदू का हायर एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। बाकी देखो, ये राजनीति वाले आर्टिकल्स हैं, हिंदू में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया म्यांमार बॉर्डर मैनेजमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ये जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेरेन है। यहाँ पे डिफिकल्ट टेरेन मतलब माउंटेन्स जो हैं वो नेचुरल वॉल का काम कर रहे हैं इंडिया और म्यांमार के बीच में। कहीं कहीं रिवर्स का जो नेटवर्क है इतना ज़्यादा स्ट्रोंग है कि मानसून सीजन में जब बारिश आती है ना, तो बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं। फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस हैं और यहाँ पे ना बहुत सारी ट्राइब्स के लोग सदियों से रहते आ रहे हैं। और जब देश आज़ाद हुआ, मतलब बॉर्डर्स डिफाइन हुए आज़ादी के बाद, तो ना ट्राइबल्स को लगा ये जो बॉर्डर है ये आर्टिफिशियल बॉर्डर है। हम तो सदियों से यहाँ पे रहते आ रहे हैं, लेकिन बॉर्डर जब बना तो ट्राइब्स के जो लोग हैं आपस में डिवाइड हो गए। कुछ लोग यहाँ पे रह गए, कुछ लोग यहाँ पर रह गए। यहाँ पे जो लोग हैं उनकी रिश्तेदारियाँ यहाँ पे हैं। तो इंडिया और म्यांमार ने मिलकर ना एक सोल्यूशन निकाला कि इस बॉर्डर की वजह से ट्राइबल्स जो डिवाइड हो गए हैं आपस में, कुछ इंडिया की साइड रह गए हैं, कुछ म्यांमार की साइड रह गए हैं, और उनकी आपस में सदियों से चले आ रही रिश्तेदारी है। तो इन सबको सहेज के रखने के लिए एक सोल्यूशन निकालते हैं, फ्री मूवमेंट रेजीम। इसमें यह डिसाइड हुआ
बॉर्डर के 16 किलोमीटर के दायरे में दोनों साइड, इंडिया की साइड भी और म्यांमार की साइड में, बॉर्डर के दोनों ओर 16 किलोमीटर का जो रीजन है ना, इस रीजन में कुछ ट्राइब्स के जो लोग हैं ना, वो बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार की साइड जा सकते हैं, और म्यांमार की ट्राइब के लोग जो 16 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं वो इंडिया की साइड आ सकते हैं। उनको कोई स्पेशल वीजा वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, चाहे वो म्यांमार की साइड जाना चाहते हैं या फिर इंडिया की साइड जाना चाहते हैं। किन के लिए एप्लीकेबल है ये FMR? जो बॉर्डर के 16 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और कुछ ट्राइब्स के लोगों के लिए, ताकि वो अपनी रिश्तेदारियां जो हैं, कल्चर जो हैं, उसको निभा सकें। शादियां हैं बॉर्डर के उस पार, कुछ तो ट्राइब्स के लोग ऐसे हैं जो सब्जी वगैरह बेचने भी जाते हैं म्यांमार में, तो उनका जो जीवन याचिका है वो भी ठीक से चलती रहे। इसी उद्देश्य के साथ ये फ्री मूवमेंट रेजिम आया था। देखो, उद्देश्य सही था, इंटेंशन सही थी, बट ना पिछले कुछ सालों में इस फ्री मूवमेंट रेजिम का ना मिसयूज काफी ज्यादा हुआ है। मिसयूज कैसे हुआ है? बहुत सारे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं ना, वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की साइड एथनिक टेंशन्स और ज़्यादा भड़कती हैं। जैसे देखो, मणिपुर में हमने देखा 2 एथनिक ग्रुप्स हैं, एक तरफ मैतीज और दूसरी तरफ कुकीज, दोनों के बीच में टेंशन्स देखने को अभी भी मिल रही हैं, आग शांत नहीं हुई है। तो एक रीज़न ये बताया जाता है मैतीज के द्वारा कि इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं म्यांमार से, कुकीज या फिर चीन कम्युनिटी के लोग, और वो यहां पर एंक्रोचमेंट करते हैं, लैंड एंक्रोचमेंट। इसके अलावा इलीगल माइग्रेंट्स जो आते हैं इस फ्री मूवमेंट रेजिम का मिसयूज करके, वो यहां पे ड्रग्स लेकर आते हैं बहुत बार। और ड्रग्स का कंट्रोल किसके पास में है? मिलिटेंट्स के पास में है, इंसर्जेंट्स के पास में है, जो यहां पर एक्टिव हैं। उनको अपनी इंसर्जेंसी कंटिन्यू रखने के लिए पैसा मिलता रहता है ड्रग स्मगलिंग से या फिर दूसरी प्रकार की स्मगलिंग से। और इससे जो पैसा मिलता है, ड्रग स्मगलिंग से जो पैसा मिलता है, उसका मिलिटेंट से, इंसर्जेंट से इस्तेमाल करते हैं फर्दर हथियारों को परचेज करने के लिए। और इस वजह से पूरे रीजन में ना अशांति रहती है, मतलब पीस नहीं आ पाती। तो इसलिए ना सरकार ने अब एक स्टेप लिया है। सरकार ने पिछले साल एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था कि यहां पे ना स्मार्ट फेंसिंग इस्टेब्लिश की जाए। आप बोलोगे सर ये स्मार्ट फेंसिंग क्या होती है? देखो, एक तो फेंसिंग होती है जैसे कि आप वायर्स, बार्ब्ड वायर्स नहीं होती, पूरा नुकीली वायर्स जो हैं उनको लगा दो बॉर्डर पे ताकि कोई भी क्रॉस ना कर पाए। एक होती है कि ना आप टेक्नोलॉजी का यूज करो, भरपूर टेक्नोलॉजी, जैसे कि देखो सेंसर्स लगाओ, थर्मल इमेज सेंसिंग वाले कैमरास वहां पे लगाओ, ड्रोन्स का एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करो जिनसे परमानेंट फीड आती रहे कमांड सेंटर में, ताकि पता लग जाए जब भी कोई इलीगल ढंग से घुसने की कोशिश करे। इसके अलावा जो ट्राइबल्स लाफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, जो एलिजिबल हैं फ्री मूवमेंट रेजिम के थ्रू, उनका भी पता लग जाए कौन आया है कौन गया है, बायोमेट्रिक्स के थ्रू। तो ये सब चीजें क्या है? ये है स्मार्ट फेंसिंग। स्मार्ट फेंसिंग का ना 10 किलोमीटर का पायलट किया गया था पिछले साल, फिर 80 किलोमीटर और ज्यादा इस्टेब्लिश किया गया, मतलब निर्णय लिया गया कि 80 किलोमीटर और लेंथ में स्मार्ट फेंसिंग इस्टेब्लिश की जाएगी। अब सरकार ने बोला है कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे 300 किलोमीटर की फर्दर स्मार्ट फेंसिंग होगी, तो टोटल 390 किलोमीटर की स्मार्ट फेंसिंग हो जाएगी इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर। और इतना जल्दी नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, आने वाले 4-5 साल लग जाएंगे धीरे धीरे स्मार्ट फेंसिंग इस्टेब्लिश करने के लिए। क्योंकि आपको भी पता है चप्पे चप्पे पे कैमरा लगाना, ये सब चीज़ें करना, सेंसर्स लगाना, ये देखो पल भर का काम नहीं है, महीने 2 महीने का काम नहीं है, इसमें लंबा समय लग जाता है। यह है फिजिकल फेंसिंग, जो पुराने टाइप की फेंसिंग होती है। स्मार्ट फेंसिंग में जैसे मैंने आपको बताया, कैमराज, थर्मल इमेजिंग वाले सेंसर्स, ड्रोन्स, वो सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की जाती हैं। अब देखो, बड़ी पिक्चर जो है इशू से संबंधित वो तो हमने डिस्कस कर ली। अब थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से पॉइंट्स भी देख लीजिए ताकि और अच्छे ढंग से आप आंसर दे सको अगर क्वेश्चन आता है। इंडिया म्यांमार बॉर्डर लेंथ कितनी है? 1600 किलोमीटर। प्री में क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन कौन से राज्यों से सीमा मिलती है म्यांमार की?
मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। ये देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। वल्नरेबल है काफी ज्यादा टेरेन। वल्नरेबल मतलब देखो वहां पे ना रास्ते इतने ज्यादा दुर्गम हैं, जाना कठिन है, इवन हमारी मिलिट्री के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए। पहाड़ जो हैं वो बहुत ज्यादा स्टीप हैं, तो उतरना, पहाड़ों पर सामान ले जाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो बहुत सारे एरियाज में तो ना लालेस सिचुएशन है, तभी तो स्मगलिंग आसानी से हो जाती है। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, मैं जब गया था ना मिजोरम में और मणिपुर में, खास करके मिजोरम में मैंने ये पाया, मतलब बड़ी क्वांटिटी, जैसे हमारे ग्रोसरी स्टोर में आइटम्स होते हैं ना, ये मैगी वगैरह सारे, जब भी हम किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं सारे आइटम्स ऐसे मिलते हैं जो हमारे देखे हुए होते हैं। लेकिन जब मैं मिजोरम के ग्रोसरी स्टोर में गया ना, वो अजीबोगरीब ब्रांड थे वहां पे हर एक चीज के। तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे आइटम्स ना म्यांमार से आते हैं स्मगलिंग होके। नेक्स्ट चैलेंज ये है, बॉर्डर देखो पोरस है, इस वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट, ड्रग अब्यूज होता है गोल्डन ट्रायंगल की वजह से। गोल्डन ट्रायंगल ये एरिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे ड्रग की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ से फिर ड्रग्स की सप्लाई होती है वर्ल्ड के अलग अलग इलाकों में। हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी यहाँ से बहुत ड्रग्स आता है, जो कुछ नॉर्थ ईस्ट में कंज्यूम होता है और कुछ देश के अलग अलग इलाकों में फिर फैल जाता है। नशे का इतना ज़्यादा असर है, स्कूल के बच्चे तक नशे की गोलियां लेने लगे हैं और एक एक नशे की गोली इतनी महंगी महंगी आती हैं। अब देखो रास्ते इतने दुर्गम है, डेवलपमेंट का अभाव है, तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा ऊपर से नशा। फिर आप बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट प्लस में नशा, अब ये चीज जो है कितनी घातक है इंसर्जेंसी के लिए, है क्या नहीं है ना। वो युवा लोग जिनके पास काम ही नहीं है लेकिन नशा करना है, उनको इंसर्जेंट्स बुला लेते हैं, फिर बोलते हैं कि आपको नशा हम देंगे, आप हमारे लिए काम कीजिए, हम आपको पैसे देंगे। पूरा जो ड्रग्स का ट्रेड होता है उसका कंट्रोल इंसर्जेंट्स के पास, मिलिटेंट्स के पास, और वो हथियार परचेज करते हैं इनसे। तो एक नेटवर्क है, लिंकेज है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे पिछले दिनों खबर आई कि म्यांमार में ना हमारे कुछ युवा फंसे हुए हैं, उनको ना फंसा लिया गया, फ़ोन पे उनको लालच दिया गया कि आपको आईटी कंपनी में जॉब दिलवाई जाएगी, सैलरी काफ़ी अच्छी है, आप आ जाइए। लेकिन वहाँ पे जाके पता लगा कि उन्हें म्यांमार बुला लिया गया है और वहाँ पे वो फंस गए हैं। मतलब जॉब कुछ थी नहीं आईटी कंपनी में, उनसे कुछ और ही काम करवाया जा रहा है, उनका पासपोर्ट छीन लिया गया है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। एथनिक कन्फ्लिक्ट्स का तो आपको पता ही है, मैतीज और कुकीज के बीच में टेंशंस मणिपुर में। अब देखो ये जो है गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस हैं बॉर्डर मैनेजमेंट से संबंधित, कोई जरूरी नहीं कि ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर के लिए एप्लीकेबल है, दूसरे देशों के साथ जो बॉर्डर लगता है वहां के लिए भी गवर्नमेंट के ये इनिशिएटिव्स एप्लीकेबल हैं। जैसे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स सरकार ने लॉन्च किए हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। इसका काम ये है, जैसे देखो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पे ना सबसे पहली चीज तो पता होना चाहिए कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है, पूरा जो टेरेन है उसकी समझ होनी चाहिए हमारी फोर्सेस को, क्योंकि टेरेन की समझ होगी, सिचुएशनल अवेयरनेस होगी, तभी तो देखो आतंकवादियों के आने के सूरत में जल्दी से ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है और इफेक्टिव ढंग से ऑपरेशन को चलाया जा सकता है। तो ना ये सारी चीजें हैं कि बॉर्डर को कॉम्प्रिहेंसिव कैसे मैनेज किया जाए, सिचुएशनल अवेयरनेस हो, बॉर्डर के बारे में पता हो, बॉर्डर के नज़दीक जो भी फोर्सेस हैं उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, ताकि कोई ऑपरेशन चलाना पड़े तो बढ़िया ढंग से ऑपरेशन चलाया जाए और बॉर्डर की कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से मैनेजमेंट हो, सुरक्षा हो। नेक्स्ट, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखो बॉर्डर के नज़दीक जो लोग रहते हैं ना, उनकी बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक नीड्स होती हैं, वो इलाके पिछड़ जाते हैं बॉर्डर के नज़दीक होने के कारण। तो उनकी स्पेशल डेवलपमेंट नीड्स को पूरा करने के लिए ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके बाद नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये भी देखो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख की जो यूटी है, यहाँ के 19 डिस्ट्रिक्ट्स के 46 ब्लॉक्स में कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट पे फोकस करता है। वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, देखो राउंड द क्लॉक बॉर्डर गार्डिंग होनी चाहिए, मतलब 24 घंटे, ऐसा नहीं कि रैंडम पेट्रोलिंग होती रहे
जैसे इंडिया पाकिस्तान के नज़दीक, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, वहाँ तो देखो हैविली गार्डेड है वो बॉर्डर, तो इतना तो नहीं, लेकिन फिर भी 24 घंटे नज़र रखनी जरूरी है बॉर्डर पे। नेक्स्ट, क्रिएटिंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट, बॉर्डर रोड, ऑब्स्टेकल सिस्टम, कि कोई आसानी से बॉर्डर क्रॉस ना कर सके। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पेट्रोलिंग एंड सिक्योरिटी फंक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट देखो ये है, अभी ना असम राइफल्स दोनों काम करती है इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे, पेट्रोलिंग भी करती है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी फंक्शंस भी प्रोवाइड करती है, यानी बॉर्डर पे तैनात भी है फोर्सेस। दोनों काम मत दो। अब देखो वो इंसर्जेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन चलाएगी तो बॉर्डर को अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाएगी। दोनों काम अलग अलग आप एजेंसीज को दो, अलग अलग फोर्सेस को दो, एक ही फोर्स को दोनों काम मत दो कि इंसर्जेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन भी चलाना और दूसरा बॉर्डर को डिफेंड करना भी। जैसे देखो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे ना बीएसएफ है, बीएसएफ उतना एक्टिवली ऑपरेशंस नहीं चलाती। ऑपरेशंस आपको भी पता है कश्मीर में आर्मी के द्वारा चलाए जाते हैं, बीच वाले घेरे में सीआरपीएफ होती है और सबसे लास्ट घेरे में होती है पुलिस, जो एरिया को खाली करवाती है, इंटेल जनरेट करती है लोकल लेवल पे। तो ये पॉइंट है कि आप फंक्शंस अलग अलग करो। नेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क को मजबूत करो। मतलब देखो अभी ना कोऑर्डिनेशन काफी कमजोर है इंडिया म्यांमार लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच में। अब देखो तय तो हुआ था 2019 में कि जॉइंट ऑपरेशंस चलाए जाएंगे, बहुत सारी चीजें तय हुई थी, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो इंडिया म्यांमार के बीच में ना कोऑपरेशन ज्यादा मजबूत होना चाहिए बॉर्डर को और बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, आपको ना बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए जो सिक्योरिटी में ना टॉपिक है, बॉर्डर मैनेजमेंट से संबंधित। दूसरे देशों के संदर्भ में क्वेश्चन आए तब भी आप ये सारे पॉइंट्स यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स तो जनरल हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल नॉन अलाइन मूवमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट समिट जो है नैम का युगांडा में होगा। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। समिट होगा 17 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में, और उससे पहले नैम के जो मेंबर कंट्रीज है ना, मेंबर कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग आयोजित होगी। युगांडा जो है वो चेयर करेगा नैम ग्रुपिंग को 2024 से लेकर 27 के बीच में। आप मैप में लोकेशन देख लीजिए युगांडा की, ये छोटा सा देश है लेक विक्टोरिया के पास में युगांडा। पहले हम नैम का इतिहास जान लेते हैं। वीके मेनन ने यह टर्म दी थी नॉन अलाइनमेंट 1953 में, यानी 1953 में यूनाइटेड नेशंस स्पीच के दौरान उन्होंने ये स्पीच दी थी। बाद में देखो नेहरू ने 1954 के कोलंबो स्पीच में इस टर्म को फिर से शामिल किया और उन्होंने पंचशील के बारे में बताया। पंचशील में ये सारे प्रिंसिपल्स आते हैं कि विभिन्न देश जो है वो एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे अटैक करने के लिए दूसरे देश पे। ये सारे जो सिद्धांत है वो पंचशील के सिद्धांत है जो नेहरू ने कोलंबो की स्पीच में दिए थे, और उन्होंने नॉन अलाइनमेंट वर्ड को उस स्पीच में भी शामिल किया था। देखो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं। जब कोल्ड वार स्टार्ट हुआ ना यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तो बहुत सारे देश जो नए नए आज़ाद हुए थे, इंडिया जैसे देश, जो ना तो यूएसए के ग्रुप में शामिल होना चाहते थे ना ही यूएसएसआर के ग्रुप में, जो लड़ाई में पड़ना ही नहीं चाहते थे, जो चाहते थे कि हम हमारे फॉरेन पॉलिसी संबंधित फैसले खुद लें, हम यूएसए के दबाव में या फिर यूएसएसआर के दबाव में आके ना लें, हमें दोबारा युद्ध नहीं करना भैया, हम मुश्किल से आज़ाद हुए हैं। तो ऐसे देशों ने ना मिलके अलग से ग्रुप बना लिया था नैम। नैम का मतलब ये नहीं था कि वो न्यूट्रल रहेंगे, कोई भी स्टैंड नहीं लेंगे किसी इशू पे। नैम का मतलब ये था कि वो मेरिट के बेसिस पे स्टैंड लेंगे, ऐसा नहीं कि हर बार यूएसए का साथ देंगे या फिर यूएसएसआर का साथ देंगे। इशू क्या है, इशू में क्या मेरिट है, उसके बेस पे हम स्टैंड लेंगे, ये डिसाइड हुआ था नैम में। हालांकि ये बातें ना कहने में अच्छी लगती हैं और प्रैक्टिकली आपको भी पता है इंडिया की नज़दीकियां ज़्यादा यूएसएसआर के साथ थी और यूएसए को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। ओरिजिन कैसे हुआ, देखो 1955 में ना एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में, और इसके बाद वहां से मतलब ये कंसेप्ट निकल के आया, और बाद में फर्स्ट समिट जो हुआ वो यूगोस्लाविया में हुआ था 1961 में। नैम का जगह का नाम है बेलग्रेड। प्री में इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है। फोकस मैंने आपको बता ही दिया कि
जो देश नैम में शामिल हुए थे उनका फोकस इस चीज़ पे था कि गरीबी को ख़त्म करो यार, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आओ, हमें लड़ाई वगैरह में नहीं पड़ना है। आज के समय में मेंबर कंट्रीज़ की बात करें, अफ्रीका से 53 कंट्रीज़, एशिया से 40 देश, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से 26 देश और एक यूरोप से बेलारूस, ये सारे मेंबर्स हैं नैम के। ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं बहुत सारे, 18 कंट्रीज़ ऑब्जर्वर हैं, 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी ऑब्जर्वर हैं नैम में। इंडिया और नैम के बीच में रिलेशन की बात करें तो इंडिया तो देखो फाउंडिंग मेंबर था नैम का, और नैम को खड़ा करने में भी इंडिया ने ज़बरदस्त रोल प्ले किया था। 7th नैम का जो समिट है वो न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ 1983 में। नैम की यूटिलिटी क्या रही इंडिया के लिए? देखो, इंडिया ने ना नैम का इस्तेमाल करके लीडरशिप रोल प्ले करना स्टार्ट किया, ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठानी स्टार्ट की, और वो सिलसिला अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आज भी जारी है। जैसे G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के साथ थी, इंडिया के पास थी, तो इंडिया ने इस प्रेसिडेंसी के दौरान भी ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाई, गरीब देशों की आवाज़ उठाई। अब देखो, हर बार ना एक इशू, जब भी नैम का समिट होता है ना, तो एक इशू इमर्ज होकर आता है कि नैम की रेलेवेंस क्या है आज के समय में। इंडिया नैम को इग्नोर कर रहा है पिछले कुछ सालों से, मतलब हमारे प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट करने नहीं जाते नैम के समिट में, और वाइस प्रेसिडेंट को भेज देते हैं कई बार तो। और वाइस प्रेसिडेंट आपको पता है हमारे देश में इतनी पावरफुल पोस्ट नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट को नैम का समिट अटेंड करने के लिए भेजना, इसका मतलब नैम को हम इतनी इंपॉर्टेंस अभी नहीं दे रहे हैं। देखो, अगर कायदे से देखें तो कोल्ड वार कब का समाप्त हो चुका है? 1990 में। तो जिन परिस्थितियों में नैम बनी थी वो परिस्थितियां ही आज एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर नैम का क्या ही रेलेवेंस है? बहुत बार बातें चली कि नैम को रिवाइव किया जाए, अलग लक्ष्य रखे जाएं, अलग लक्ष्य जैसे कुछ भी हो सकता है, क्लाइमेट चेंज या फिर UN जैसी संस्थाओं में रिफॉर्म लाना। मतलब ऐसे ऐसे लक्ष्यों पे बात हुई कि नैम को ना ठंडे बस्ते में ना डाला जाए। बेशक कोल्ड वार खत्म हो गया, लेकिन नए ऑब्जेक्टिव्स अडॉप्ट किए जाए नैम के द्वारा, और ये ऑर्गेनाइजेशन फिर से एक्टिव हो। क्योंकि देखो, साउथ के बीच में कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए, यानी गरीब देशों में और लो इनकम कंट्रीज के बीच में दोस्ती को, रिश्तों को मजबूत करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। ये ऑर्गेनाइजेशन गरीबी को मिटाने के लिए काम कर सकती है। ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग वर्ल्ड में 4F के लिए एक्सेस इंश्योर करने में काम कर सकती है। 4F जैसे फूड, फाइनेंस, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा और जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल टेररिज्म है, कोविड-19 की महामारी आई थी, इन इश्यूज के खिलाफ लड़ने में ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। लेकिन देखो, चैलेंजेस हैं, जैसे मैंने बताया, ये नाम की बातें हैं, मतलब ये जनरल पॉइंट्स हैं। फिर ये पॉइंट्स तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लागू होते हैं कि विभिन्न देशों के बीच में डिस्प्यूट्स को सोल्व करवाना। विभिन्न देशों के बीच में डिस्प्यूट्स जब देखो UN ही नहीं सोल्व करवा पा रहा है, G20 नहीं सोल्व करवा पा रहा है, UN जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ था इजराइल के अगेंस्ट, लेकिन बाइंडिंग नहीं होता, तो नैम क्या ही कर पाएगी? तो ये बातें जो है ना, सिर्फ कहने की हैं। असल में अब इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई रेलेवेंस नहीं रह गया, इसलिए इंडिया ने इंटरेस्ट लूज कर दिया है इस ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि अब देखो, इंडिया भी है ना, इंडिया आइडियलिज्म के रास्ते पर नहीं चल रहा है। हालांकि उस समय भी इंडिया पूरी तरह से आइडियलिज्म के रास्ते पर नहीं चल रहा था, USSR के साथ हमारी दोस्ती थी, बट अब इंडिया खुले आम USA के साथ जहां क्वाड में शामिल हुआ है, और दूसरी तरफ इंडिया रशिया के साथ भी दोस्ती को कमजोर करने के लिए तैयार नहीं है। अब इंडिया नॉन अलाइनमेंट के बजाय मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी अपना रहा है कि सबके साथ बढ़िया से एंगेज करके चलो। कई एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं, नैम अगर एक्टिव भी हुआ तो कुछ देश बस अपना एजेंडा ड्राइव करने की कोशिश करेंगे नैम के थ्रू, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मतलब कि हाँ भाई, नैम का प्लेटफॉर्म का यूज करके अपनी बात बोल दिया, अपने इंटरेस्ट को सर्व कर लिया इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इसी फिराक में है कई देश, फॉर एग्जांपल ईरान, वेनेजुला, जो US के खिलाफ अपनी नफरत को शो करने का काम करते हैं नैम के प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट पॉइंट है टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या ही कर लेगी ये ऑर्गेनाइजेशन? मैंने बोला ना आपको, जब UN जनरल असेंबली, जिसमें ऑलमोस्ट सभी वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, 2-4 को छोड़ के छोटे छोटे सभी देश मेंबर हैं UN जनरल असेंबली के, तो जब यही ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर पाई, बाइंडिंग नहीं होता, UN जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन पास हुआ, तो ये नैम क्या कर लेगी? अब यहां पे देखो, लास्ट में अगर स्टैंड लेना हो ना, तो आप
अपनी मर्जी के हिसाब से स्टैंड ले सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको नैम को क्रिटिसाइज ही करना है या फिर नैम की तारीफ ही करनी है। जैसा आपको ठीक लगे, दोनों ही वे फॉरवर्ड सही हैं। बस पॉइंट्स देने होंगे आपको सब्सटेंशिएट करने के लिए। पॉइंट्स जैसे कि देखो, अगर आप नैम की तारीफ कर रहे हो कि नैम की आवश्यकता है, तो आपको फिर ये सारे पॉइंट्स बताने होंगे कि वर्ल्ड में इनइक्वालिटी है, 1% रिचेस्ट लोगों के पास में 70% ग्लोबल वेल्थ है, इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं नॉर्थ और साउथ के बीच में, तो नैम की आवश्यकता है आज के समय में। पॉइंट्स अगर आप नैम के समर्थन में बोलना चाहते हो तो ये पॉइंट्स दे सकते हो कि नैम को और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स, नए ऑब्जेक्टिव्स, फ्रेश टॉपिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, पॉवर्टी बढ़ रही है इस चीज़ पे, फूड क्राइसिस पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे। देखो, जब आप ये सारी बातें बोलोगे ना, तो एक प्रकार से आप लिबरल लगोगे, थोड़ा सा आइडियलिस्ट लगोगे। अगर आप रियलिज्म की भाषा बोलना चाहते हो वे फॉरवर्ड में, तो आप यूं बोल सकते हो कि इंडिया को करंट रियलिटीज़ के हिसाब से नई ऑर्गेनाइजेशंस पे फोकस करना चाहिए, नई ग्रुपिंग्स पे फोकस करना चाहिए, ना कि पास्ट में जीना चाहिए। और नैम इज थिंग ऑफ पास्ट। तो ये आपकी मर्जी है, जो भी स्टैंड आप लेना चाहो, बस उसे सब्सटेंशिएट कर दो, उस स्टैंड के पक्ष में पॉइंट्स दे दो। वैसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा स्टैंड आप लेना चाहोगे। मतलब आपको लगता है कि नैम ऑर्गेनाइजेशन कोई काम की है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अब नैम कोई काम की नहीं है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड हायर एजुकेशन के बीच में लिंक से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, बचपन में ना हम सबको पढ़ाने के लिए माँ बाप इस प्रकार की बातें बोलते थे कि पढ़ लिख लो, अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो मजदूरी करनी पड़ेगी, क्या करोगे, बोली गई थी ना ये सब बातें। बट अब देखो, एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के डेटा के अनुसार हमारे देश में ग्रेजुएट्स में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, वो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रेजुएट्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट से कहीं ज़्यादा है। मतलब एक बड़ा तबका ऐसा है कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी, डिग्री हासिल करने के बाद भी जॉब नहीं लग पाती। और दिक्कत पता क्या है, कोविड की महामारी आई, उस दौरान देखो ऑनलाइन लर्निंग जो है वो प्रमोट हुई, तो ऑनलाइन लर्निंग के दौरान लर्निंग और ज़्यादा डाइल्यूट हो गई, सीरियसनेस और ज़्यादा कम हो गई, तो फिर बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा बढ़ने का खतरा है। राइटर एक डेटा देते हैं, 2012 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग ग्रेजुएट्स थी 20%, जो कि 2021 में बढ़ के 34% हो गई। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2012 में 18% थी, लेकिन ये 37% बढ़ गई। इतनी ज़्यादा, मतलब ग्रेजुएट्स में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या यूं नहीं कह सकते कि कोविड के बाद बढ़ी है, वो पहले से ट्रेंड तो जारी था। क्या रीजंस हैं? देखो, सबसे पहला रीजन आपको बताता हूं। हुआ ये 2004 से लेके एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ, आपने भी देखा होगा। प्राइवेट बीटेक कॉलेजेस, प्राइवेट बीएड कॉलेजेस, प्राइवेट प्रोफेशनल कॉलेजेस की ना बाढ़ सी आ गई। अब प्राइवेट कॉलेजेस जब आए, चाहे प्राइवेट बीटेक का कॉलेज हो, प्राइवेट बीएड का कॉलेज हो, इनको चाहिए एडमिशन। एडमिशन करवाने के बाद एडमिशन से इनको मिलेगी फीस, उसके बाद इनको देनी है सिर्फ डिग्री, कि हमने भैया डिग्री आपकी करवा दी, एग्जाम पे हमने फोकस किया, अब आपके हाथ में डिग्री आ गई है। इन कॉलेजेस का कोई फोकस था ही नहीं बहुत ज्यादा इस चीज पे कि बच्चों को ना रियल स्किल दी जाए, मार्केट में जाके वो स्किल काम आए और उनकी जॉब लगे। इस चीज पे उनका फोकस उतना ज्यादा नहीं था जितना कि होना चाहिए। अब देखो, हायर एजुकेशन के जो संस्थान है ना, वो तो नॉलेज क्रिएट करने वाले संस्थान हैं। अब उनसे तो ये उम्मीद की जाती है कि वहां से जो बच्चे निकलेंगे वो देखो स्टार्टअप वगैरह ज्वाइन करेंगे, कुछ इनोवेशन लेके आएंगे, कुछ बढ़िया बिजनेस करेंगे। उनसे ये उम्मीद की जाती है। उनसे ये तो उम्मीद नहीं की जाती कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर ज्वाइन करेंगे या फिर डिलीवरी बॉय का काम करेंगे। तो हमारे देश में ना ज़्यादा जॉब्स जनरेट भी हुई हैं, तो ये वाली जनरेट हुई हैं, जोमेटो, स्विगी। और सर्विस सेक्टर में उतनी जॉब्स नहीं है जितने कि हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं। तो ये लैग है यहां पे। अब लैग क्यों है, उसका रीजन देखो ये है, R&D कम हो रही है हमारे देश में। देखो, जितनी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एप्लीकेशंस के थ्रू नए नए स्टार्टअप्स बनेंगे, नए नए बिजनेस स्टार्ट होंगे। लेकिन R&D ही कम होगी तो फिर आपको भी पता है, फिर स्टार्टअप्स कम खुलेंगे, इनोवेशन कम आएगी। इनोवेशन कम आएगी तो सर्विस सेक्टर में कम रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो हमारे देश में
R&D पर कितना खर्च होता है? सिर्फ 0.7% ऑफ जीडीपी, जबकि कोरिया में, साउथ कोरिया में 4% ऑफ जीडीपी R&D पर खर्च होता है। हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर तो बहुत कम खर्च करता है R&D पर, जबकि यूएसए जैसे देशों में ना प्राइवेट सेक्टर ज्यादा खर्च करता है, सरकार कम करती है। हमारे देश में उल्टा है, सरकार R&D पे ज्यादा खर्च करती है, प्राइवेट सेक्टर कम करता है। ये देखो, इन इंडिया पब्लिक सेक्टर 70% खर्च करता है R&D पे और प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन स्मॉल है। तीसरा, दूसरे देशों में जहां R&D पे खर्च होता है ना, वहां ज्यादातर जो रिसर्च होती है ना वो यूनिवर्सिटीज के थ्रू होती है। यूनिवर्सिटीज में सरकार पैसा देती है रिसर्च के लिए, बट हमारे देश में सरकार जो पैसा खर्च करती है ना R&D पे, वो इन सब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को ज्यादा जाता है, जैसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR, इनको ज्यादा जाता है, यूनिवर्सिटीज को कम जाता है रिसर्च के लिए पैसा। अब देखो ये ना प्रॉब्लमेटिक क्यों है? क्योंकि ना पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो है उनके पास ना एक मैकेनिज्म नहीं होता कि हमने जो रिसर्च की है अब उसको हम कॉमर्शलाइज कैसे करें। कॉमर्शलाइज वो नहीं कर पाते, उनका फोकस इस चीज पे नहीं होता कि रिसर्च जो हमने की है उसके थ्रू अब कोई प्रोडक्ट बने, मार्केट में बिके, जनता का भला हो, नहीं। तो हमें ना ऐसे संस्थान चाहिए जो ना पेटेंट्स को कन्वर्ट कर सकें या फिर रिसर्च पेपर्स को प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस में कन्वर्ट कर सकें। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? यूनिवर्सिटीज को ज्यादा फंडिंग आप दो और यूनिवर्सिटीज को जोड़ दो इंडस्ट्रीज के साथ में, कि यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हो वो इंडस्ट्री वाले साथ एसोसिएटेड होंगे, तो उन्हें पता लग जाएगा कि यूनिवर्सिटी ने ये रिसर्च की है, अब इस रिसर्च का फायदा मैं उठा सकता हूं मार्केट में इस प्रकार का प्रोडक्ट उतार के। तो ये मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम काफी बार डिस्कस करते हैं, महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन काफी कम है। इवन येमेन में और सऊदी अरेबिया में जितना महिलाओं का पार्टिसिपेशन है ना लेबर फोर्स में, हमारे देश में उतना ही है, ऑलमोस्ट उतना। लेकिन देखो अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, लड़कियां पहले से ज्यादा एजुकेटेड हैं, ज्यादा लड़कियां हायर एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं, बहुत सारी लड़कियां अपनी शादी को डिले कर रही हैं। मुझे आप एक बात बताइए, वो बेचारी करेंगी क्या जब मार्केट में जॉब्स ही ग्रो नहीं हो रही हैं? फिर तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम होगा ही। मतलब ज़्यादा महिलाएं एजुकेट हो रही हैं, ज़्यादा महिलाएं हायर एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं, तो जॉब्स पे तो मार्केट में ग्रो होनी चाहिए ना, ताकि उनकी जॉब लग सके। लेकिन उस प्रपोर्शन में जॉब्स नहीं ग्रो हो रही हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं कि हमारे देश में ना हायर एजुकेशन सिस्टम थोड़ा कंफ्यूज सा लगता है। कभी NTA आ जाता है, कभी CUET आ जाता है, फिर हम बात करते हैं 1 कंट्री 1 एग्जाम। मतलब सरकार नई नई चीजें ट्राई कर रही है, देखो अच्छी चीज है, लेकिन आउटकम नहीं नजर आ रही है काफी सालों से कि हाँ भाई सुधार हो रहा हो और नजर आ रहा हो। फिर एक सजेशन ये आता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI इस्टेब्लिश किए जाएं। ये पहले थे ना तो काफी बढ़िया जॉब जनरेट कर रहे थे ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, लेकिन जब प्राइवेट कॉलेजेस आए ना, प्राइवेट पॉलिटेक्निक, प्राइवेट ITI, तो उसके बाद फिर क्वालिटी खराब हो गई। अदरवाइज देखो ITI जो है ना वोकेशनल कोर्सेज बढ़िया से प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर फोकस डिग्री पे है, स्किल पे नहीं है, तो फिर पूरा कंसेप्ट ही खराब हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कहना है कि अनदर 12 ईयर्स में ना हम ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है ना हायर एजुकेशन में वो 27% से इंक्रीज करके 50% कर देंगे। राइटर ये कहते हैं अगर देखो आपने ना क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया कि जो स्टूडेंट्स पास आउट हो हायर एजुकेशन से वो क्वालिटी वाले हों, उनमें ऐसी स्किल है कि आसानी से जॉब लग सके मार्केट में, तो है सही। अगर लेकिन आप ये इंश्योर नहीं कर सके ना, तो ये नंबर आप इंक्रीज करते जा रहे हो हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट का, उनके हाथ में सिर्फ डिग्री होगी, बल्कि वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। इससे अच्छा तो वो ITI का पॉलिटेक्निक का कोर्स कर लेते, वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल कर लेते, उनकी जॉब लग जाती, तो वो ज्यादा सही है। बल्कि समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हायर एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। क्वेश्चंस आप देख लीजिए। ये 2 क्वेश्चंस आपको आज अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी से संबंधित, और दूसरा फिर नॉन अलाइंड मूवमेंट की रेलेवेंस से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है, और pwonlyas.com पे जाके आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। PDF देखो आपको समरी भी मिलती है, कुछ लोगों को पता नहीं होगा। टेलीग्राम चैनल पे ना मैंने लिंक शेयर किया था, वहां पे डेली बेसिस पे हिंदी पे और इंग्लिश में समरी भी मिलती है, मतलब पूरी डिस्कशन के ब्रीफ में नोट्स जिनकी सहायता से आप जल्दी से डिस्कशन को रिवाइज कर सकते हो। ये PDF भी आपको मिल जाती है, स्लाइड्स जो आज हमने
यूज़ की डेली बेसिस पे मिलती हैं। फिर मंथ के आखिर में आपको कंपाइलेशन भी मिलता है सभी डिस्कशंस का, ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर सको। हर चीज़ का इंतज़ाम है, हर चीज़ का। तो कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।